मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रमोटिंग सेफ्टी नीड इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। टॉपिक से ब्रीफली क्लियर है, दैट इज प्रमोटिंग सेफ्टी नीड्स इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। अब हमारा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जनरली हम फंडामेंटल से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मीन्स हमारे हॉस्पिटल्स में हम एक पेशेंट को उसकी सेफ्टी नीड्स को, उसकी सुरक्षा से रिलेटेड नीड्स को और उसके एनवायरनमेंट में कि जहाँ पे पेशेंट क्या है कंफर्टेबल फील कर सके, उसकी उन नीड्स को, उसकी उन ज़रूरतों को, उसके केयर के रिगार्डिंग, उसके इलनेस को देखते हुए, उसके जर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए हम वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट आएगा हमारा थेराप्टिक एनवायरनमेंट। थेराप्टिक एनवायरनमेंट। थेराप्टिक एनवायरनमेंट हमारा क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या लेके चलेंगे कि थेराप्टिक एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस, total of all the external condition and influences affecting an individual in an illness situation। हमारा थेरेप्टिक एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी पर्सन जो एक इलनेस सिचुएशन के अंदर है उसके उन सारे एक्सपेक्ट को साथ में रख के चलना जो उसकी इलनेस सिचुएशन में उसकी हेल्थ को प्रमोट करे, दैट इज कॉल्ड थेरेप्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इन ऑल द एक्सटर्नल influences, external conditions which influences their condition in illness situation। बीमारी की स्थिति के अंदर एक पर्सन को जिन जिन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होते हैं, जितने भी एक्सपेक्ट्स उसके क्या है नियर बाय एरिया के अंदर उनको करेक्ट करने के लिए नीड होती है, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे थेरेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर। सेकेंड है, अब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर उस एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड आता है हमारा आता है पेशेंट्स एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल इन पेशेंट्स यूनिट। पेशेंट्स एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल इन पेशेंट्स यूनिट। अब यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्पेस वेयर पेशेंट स्टे इन द हॉस्पिटल। वो एरिया या वो वार्ड या वो उसका बेड या उसका कैबिन जहाँ पे एडमिशन के बाद पेशेंट जिस एरिया के अंदर स्टे करता है हॉस्पिटल में, वो क्या कहलाती है, हमारी यूनिट। अब इसमें हमें क्या बोला, वहाँ पे उसके पेशेंट का एनवायरनमेंट मीन्स पेशेंट की यूनिट के अंदर हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है जो पेशेंट के हेल्थ एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सके। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर एडिक्वेट लाइटिंग। एडिक्वेट लाइटिंग, ऑब्वियसली लाइटिंग यूनिट के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज आवर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, फ्री फ्रॉम ऑडर्स एंड स्मेल्स एंड नॉइसेस। फ्री फ्रॉम ऑडर्स, किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरीके का एक्सटर्नल या हैवी श्योर नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारी कलेक्शन ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूजेस, कलेक्शन ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूजेस, जो भी चीज़ें हमारी वेस्ट की उनको करेक्टली क्या है, हमें सेफली डिस्पोज करना चाहिए। किसी भी तरीके के फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट्स। नेक्स्ट और फर्दर क्या आ सकता है हमारा, किसी भी तरीके की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या थर्मल इंजरी पर्सन को ना हो। फ्री फ्रॉम मैकेनिकल,
थर्मल इलेक्ट्रिकल इंजरीज। नेक्स्ट फर्दर क्या है हमारा, रीजनेबल क्लीनिनेस ऑफ ऑल सरफेसेस, क्लीनिनेस ऑफ ऑल द सरफेसेस, सारा का सारा रूम एटमॉस्फेयर जो भी सरफेसेस है यूनिट के अंदर वो सब क्या है प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। डस्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज वगैरह क्या है वो क्लीन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो हमारा थेरेप्टिक इन्वायरमेंट सबसे फर्स्ट क्या है कि जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर रहा है तो जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ठीक है, और जो पेशेंट की हेल्थ को उसकी सिकनेस में चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलनेस के दौरान, उन सारे फैक्टर्स को करेक्ट करना। थेरेप्टिक इन्वायरमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा पेशेंट इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल इन पेशेंट्स यूनिट। पेशेंट की यूनिट के अंदर हम एक थेरेप्टिक इन्वायरमेंट को किन किन चीज़ों के थ्रू प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्पेस वेयर पेशेंट स्टे इन द हॉस्पिटल। यूनिट हॉस्पिटल के अंदर वो स्पेस है जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है, जिस एरिया के अंदर, जिस वार्ड में, जिस रूम में पेशेंट स्टे कर रहा है, डेट इज कॉल्ड यूनिट। तो उस यूनिट के अंदर हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, सबसे फर्स्ट वहाँ पे रूम के अंदर, यूनिट के अंदर एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए। फर्दर इज हमारा नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए। नेचुरल एडिक्वेट लाइटिंग का मीन्स यहाँ पे क्या है, ना तो रूम के अंदर बहुत ही ब्राइट लाइट्स होने चाहिए, ना ही बहुत कम लाइट होनी चाहिए। अगर जो लाइटिंग है वो डल होगी तो जिसकी वजह से क्या है पर्सन का आइज़ का कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन क्या है वो अफेक्ट करेगा। बहुत ब्राइट लाइट्स होंगी तो पर्सन क्या उन लाइट्स के अंदर रेस्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाएगा, और उसके प्यूपिल्स क्या है वो भी अफेक्ट होंगे। सेकेंडली हमारी नेचुरल वेंटिलेशन, रूम के अंदर प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि बाहर के सर्कमस्टांसेस में क्या है रूम के अंदर एयर, फ्रेश एयर क्रॉसिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी रूम के अंदर ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहता है। अगर रूम के अंदर वेंटिलेशन, फ्रेश एयर का कमबैक होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या पर्सन को भी एक फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर मिलती रहेगी जो उसके इलनेस को अफेक्ट करती है और उसको मोटिवेटेड रखती है। नेक्स्ट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। रूम के अंदर प्रॉपरली या रूम के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर सेफ ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑडर्स एंड नॉइसेस। रूम के अंदर किसी भी तरह की, मान लो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, अदर चीज़ों के लिए, तो किसी भी तरीके की स्मेल्स वगैरह ऑडर्स नहीं होने चाहिए। और फ्री फ्रॉम नॉइसेस। हॉस्पिटल क्या है वो एक ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे अदर फर्दर किसी भी तरह की केमिकल फैक्ट्रीज नियर बाय ना हो, रोड नियर बाय ना हो। अगर हैं भी तो हमारे रूम क्या है, रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि एक्सटर्नल नॉइस क्या है पेशेंट को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट इज आवर कलेक्शन ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूजेज एंड एक्सक्रेटरा। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है हमको उसको बहुत अच्छे से करेक्टली डिस्पोज कर पाएँ, उस चीज़ के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। किसी भी तरह की एनिमल्स पेस्ट, मक्खी, मच्छर, चूहे वगैरह वो नहीं होने चाहिए, उन चीज़ों से फ्री होनी चाहिए चीज़ें। फ्री फ्रॉम द मैकेनिकल, थर्मिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजरी। जो भी हमारे यूनिट का स्पेस है या हमारे हॉस्पिटल का स्पेस है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सेफ्टी नीड से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम लोग। तो पर्सन को किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी क्या होती है, जो पर्सन को फॉल के दौरान हो, ब्लोज के दौरान हो, कि धक्का लग गया या पर्सन गिर गया, वो किस वजह से होगी। बेड की साइड रेलिंग हम यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर बेल्ट्स का यूज़ करेंगे, व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं तो व्हील चेयर बेल्ट्स का यूज़ करेंगे। सेकेंडरी फॉल्स कैसे हो सकते हैं हमारे, कि पर्सन मूव कर रहा है तो जो हमारा फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोर स्लिपरी होगा तो उसकी वजह से क्या पर्सन गिर सकता है। ठीक है, वो हमारी किसके अंदर आ गई, हमारी मैकेनिकल इंजरीज के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज क्या है, जो बर्न की वजह से हो जाए, जिसकी वजह से पर्सन जल जाए। बर्न इंजरीज, थर्मल इंजरीज किस वजह से हो सकती है। अब जलना हॉस्पिटल के अंदर कैसे हो सकता है, हम हॉट वाटर बैग्स का यूज़ करते हैं पर्सन की सिकाई के लिए, किसी को स्वेलिंग है या ठंड लग रही है उस टाइमिंग्स पे, तो बहुत ज़्यादा वार्म ना हो, जिसकी वजह से पर्सन को किसी भी तरीके की थर्मल इंजरी ना हो। सेकेंडरी और क्या हो सकता है हमारा, हीटिंग पैड्स हो गए,
ठीक है। हमारे बाकी चीज़ें क्या हो सकती हैं, किसी भी तरीके का वाटर स्टीम इनहेलेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्टीम इनहेलेशन के अंदर भी क्या है, वाटर का एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। वो सब किसके अंदर आ गया, हमारी थर्मल इंजरीज के अंदर, जो किससे रिलेट करते हैं, हमारे बर्न को रिलेट करती हैं। नेक्स्ट इज आवर इलेक्ट्रिक इंजरी। इलेक्ट्रिक इंजरी किस वजह से हो सकता है, किसी भी तरीके की वायरिंग क्या है वो करेक्ट ना हो रखी हो, वायरिंग की वजह से किसी तरीके की शॉर्ट सर्किटिंग ना हो गया हो, या जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपरली चेक ना किया गया हो। मान लो हम एयर एंड वाटर मेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके पंपिंग के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी लीकेज होने की वजह से किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है इंजरीज सिर्फ यही है, इसके साथ साथ हमारी केमिकल इंजरीज भी हैं। केमिकल इंजरीज से भी हमें प्रोटेक्ट करना है पर्सन को। केमिकल इंजरीज हमारी कौन सी होती हैं, मान लो मेडिसिन का ओवरडोज हो गया, ठीक है, वो किस कारण हो सकता है, जनरली हॉस्पिटल में सेफ्टी नेट तो है ना कि पर्सन को किसी भी तरीके की ओवरडोज ना दी जाए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि हमें 5 mg की डोज हर 2 आवर्स में देनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें उसी अकॉर्डिंग देनी है। अगर वो कैसे नोटेड डाउन होगी, क्योंकि हर 6 आवर के बाद क्या है, स्टाफिंग की ड्यूटी आवर्स क्या है वो चेंज हो जाती हैं। तो उस चीज़ को रिकमेंडेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के रखते हैं, प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हमें हर एक चीज़ को रिकॉर्डेड डाउन करना होता है कि हम किसको कितनी मेडिसिन दे रहे हैं और हम कहाँ तक चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं, तो किसी भी तरीके की केमिकल इंजरीज ना हो, ठीक है। फिर फर्दर हमारे क्या हो सकती हैं, रेडिएशन इंजरी। रेडिएशन इंजरीज के अंदर हमारा क्या आता है, रेडिएशन इंजरीज हमारी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करना। जैसे किसी भी फर्दर पर्सन का आपने कभी भी देखा होगा कि एक्सरेज करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो किसी भी तरीके के रेडिएशन के अंदर, एक्सरेज के अंदर, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर, इंफ्रारेड रेज के अंदर, हमें पर्सन की अदर बॉडी को, सिर्फ जिस एरिया का हमें एक्सरे लेना, सिर्फ हम उसी को एक्सपोज करें, बाकी फर्दर एरिया को कवर रखें। किस लिए, ताकि पर्सन को किसी भी तरीके की रेडिएशन इंजरीज ना हो। बाकी क्या हो सकती है हमारी एलर्जन इंजरीज। एलर्जन इंजरीज हमारी क्या है, हमें किसी भी तरीके के फूड की वजह से कोई इंजरी हो, एलर्जी होगी हो, जिसकी वजह से वो भी क्या है, एलर्जन इंजरी के अंदर हम लोग काउंट करेंगे। फूड, सोप हो गया हमारा, कोई मेडिकेशन होगी, ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलिन हमारी एक ड्रग है जो लाइव वैक्सीनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या है, सबसे फर्स्ट हम पर्सन को एक टेस्ट डोज देते हैं। अगर टेस्ट डोज के बाद 15 मिनट्स के बाद पर्सन की बॉडी रिएक्ट नहीं करती तो हम उसको फर्दर डोज रिकमेंड करते हैं। अगर बॉडी रिएक्ट कर रही है फर्दर एरिया के अंदर तो हम उसको वो इंजेक्शन नहीं देते। तो जो भी ऐसी मेडिसिन हैं या जो भी ऐसे फूड हैं, जैसे हमारा मशरूम फूड है वो हमारा एलर्जन फूड के अंदर आता है। सम पर्सन्स को सोयाबीन से एलर्जन प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे कोई भी चीज़ें हैं तो हमें उन चीज़ों को रिकमेंडेशन के अंदर रखना है, उन चीज़ों पे फोकस रखना है कि पर्सन को किसी भी तरीके के एलर्जन इंजरी से हम क्या है प्रोटेक्ट कर पाएँ। फर्दर इंजरीज जैसे इंसेक्ट की वजह से किसी भी तरह की मक्खी मच्छर हैं या पेस्ट इंक्लूडेड हैं तो उनकी वजह से कोई भी चीज़ें क्या है हमें इन्फेक्टेड कर सकती हैं चीज़ों को। ये तो बात आ गई हमारी इंजरी से रिलेटेड। तो हमें पर्सन की सेफ्टी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है कि पर्सन को किसी भी तरीके की मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशनल, केमिकल एंड एलर्जन इंजरीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर क्लीननेस ऑफ ऑल द सरफेसेस। रूम के अंदर, यूनिट के अंदर जितने भी सरफेसेस हैं, जितने भी एरियाज हैं, हमें उनको सबको क्या है पैथोजेंस फ्री रखना है, बैक्टीरिया फ्री रखना है और उनको क्लीन करके रखना है, ठीक है। डस्ट फ्री रखना है, डस्ट नहीं होगा तो पैथोजेनिक एरियाज नहीं होंगे। अगर वही बात है, बोलते हैं ना कि जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है वहीं पे क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर हम चीज़ों को क्लीन रखेंगे, पैथोजेनिक फ्री रहेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें हमारे साथ क्या है वो सेफ रहेंगी और पर्सन को भी एक क्या है हम थेरेप्टिक प्रॉपर एक सेफ्टी नीड्स के अकॉर्डिंग थेरेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रोविजन ऑफ एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर and
humidity that promotes normal body functioning. Atmospheric temperature and humidity that promotes proper body functioning. अब बात है हमारे यूनिट के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है रूम का, वो ना तो बहुत ज़्यादा वार्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। वार्म होगा तो पर्सन को बेचैनी स्वेटिंग फील होगी, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ऑब्वियसली उसको शिवरिंग होगी। तो जो हम हॉस्पिटल के अंदर एक कंसिडरेबल टेम्परेचर है जिसको हम मेंटेन करके रखते हैं, डैट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसके अंदर पर्सन को ना तो गर्मी फील होती है और ना ही ठंड फील होती है, वो एक एक्यूरेटली सफिशिएंटली वार्म टेम्परेचर होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो हम रूम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे डैट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज आवर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है हमारे, ऑब्वियसली अब गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, सर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, फ्रेश एयर सर्कुलेट नहीं हो रही, रूम टेम्परेचर क्या है प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो हमें क्या है एक चिपचिपाहट फील होती है। तो हमारे रूम के अंदर क्या है वो ह्यूमिडिटी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी को हम जनरली अकॉर्डिंग टू 40 to 60% तक मेंटेन करके चलते हैं। जो ह्यूमिडिटी का इक्विलिब्रियम है वो रूम के अंदर 40 to 60% तक मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें क्या हैं हमें ऑप्टिमम फैक्टर अफेक्टिंग एंड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, जो हमारी थर्ड हेडिंग आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड ऑप्टिमम एनवायरनमेंट। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स क्या हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर जो कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, ना जो कि बहुत ज़्यादा ना तो कोल्ड है ना ही वार्म है। सेकेंड इज आवर ह्यूमिडिटी दैट इज 40 to 60%। थर्ड आती है हमारी रूम की लाइटिंग जो प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वेंटिलेशन, फ्रेश एयर का पूरा सर्कुलेशन वहाँ पे होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपरली होनी चाहिए यूनिट के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी नॉइज़, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल नॉइस या डिस्टर्बेंस या ऑर्डर्स वगैरह के वहाँ पे नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइको सोशल एनवायरनमेंट। साइको सोशल एनवायरनमेंट, साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है पर्सन को हमें एंजाइटी टेंशन फ्री रखना है, उसको किसी भी तरीके की वरीज ना हो, उनसे उसको प्रोटेक्टेड रखना है। लास्ट इज आवर एस्थेटिक फैक्टर्स। एस्थेटिक फैक्टर्स के अंदर हमारा क्या आता है कि जिस यूनिट के अंदर पर्सन स्टे करेगा वो यूनिट वो रूम उसके अंदर कैसी कलरिंग है, कैसी क्लीनिनेस है, बेडिंग कैसी है, अदर अरेंजमेंट्स कैसे हैं, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कर्टेन्स लगे होने चाहिए। अगर रूम के अंदर कहीं भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के सामने वाले पर्सन को अच्छा फील नहीं होगा या कोई ऐसा स्पेस है जिस एरिया को देख के अच्छा फील नहीं होगा तो उस चीज़ को कर्टेन से या फर्दर चीज़ों से हमें कवर कर देना है कि जहाँ पे सिर्फ पर्सन को पॉजिटिवली चीज़ें ही दिखे, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस ही दिखे। वो किसके अंदर आता है हमारा एस्थेटिक फैक्टर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो सबसे पहले आप किसी भी रूम के अंदर जाते हो, किन्हीं भी चीज़ों को देखते हो, वहाँ देखते ही सबसे पहले अगर चीज़ें बिखरी हुई हैं, बेडिंग प्रॉपर नहीं है, फ्लोर अच्छे से क्लीन नहीं है, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हो रखे हैं, जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आपकी सेंसेस अफेक्ट होती हैं। वहीं पे अगर हम एक एस्थेटिक फैक्टर को यूज़ करते हुए जहाँ हमारी सेंसेस क्या है वो रिलैक्स फील करें और हमें एक अच्छा फील आए चीज़ों को देख के, जो कि बहुत हार्ड या क्या है बहुत ही क्वाइट भी ना हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही डल हो जाए, ठीक है, तो उस एस्थेटिक फैक्टर को लेते हुए जो एक प्लेजेंट आउटलुक दे, ठीक है। एस्थेटिक फैक्टर मीन्स गोज फॉर द एक
प्लेजेंट आउटलुक हमें फील हो, दैट इज कंसिडर्ड फॉर द एस्थेटिक फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एक थेरेप्टिक एनवायरनमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज गो फॉर द सेफ्टी नीड्स। ठीक है, कि हम सेफ्टी नीड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेफ्टी नीड्स, कुछ तो सेफ्टी नीड्स हमने यहाँ पे भी कंसिडर की, जैसे मैकेनिकल इंजरीज होते हैं, केमिकल इंजरी, तो उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिर रिस्ट्रेंट, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे उन इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बाकी अदर चीज़ें। ठीक है, थैंक यू क्लास, होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू।